कभी आपने सोचा है कि अगर आपके पास घड़ी ना होती, फोन में कोई तारीख ना दिखती, तो आप टाइम का पता कैसे लगाते? जब ये सब चीजें नहीं थी, क्या उससे पहले टाइम नहीं होता था? हम आज बात कर लेते हैं कि ये साल 2026 चल रहा है या 2025 चल रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि साल 0001 में क्या हुआ था, या उससे पहले की लाइफ कैसी होती थी? शायद अगर हमें टाइम का पता नहीं होता तो ये तक नहीं पता होता कि अगला मौसम क्या होगा, कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, तो आपकी लाइफ कैसी होगी अगर ये सारे सवाल आपको नहीं पता चलेंगे। शायद आपको ये सारे सवाल अभी मजाक लग रहे हों, लेकिन हज़ारों साल पहले हमारे और आपके पूर्वजों के लिए ये मजाक असल में एक हकीकत थी। टाइम उनके लिए एक ऐसा इनविजिबल दुश्मन था जिसे ना तो वो पकड़ सकते थे, ना ही उसको रोक सकते थे। तो सवाल है कि टाइम को सबसे पहले किसने रिकॉर्ड करना शुरू किया? आज तो हम तुरंत बता देते हैं ना कि मंगलवार है, बुधवार है या फलाना तारीख है, लेकिन कैसे इंसानों ने अचानक आसमान के तारों को देखकर ये सब कुछ तय करना शुरू किया? इन सब की कहानी शुरू कैसे हुई? ये स्टोरी सिर्फ तारीखों के बारे में नहीं है, ये उस स्ट्रगल की कहानी है जब इंसान ने यूनिवर्स को मैथ्स के छोटे छोटे खांचों में कैद करने की कोशिश की। ये जर्नी शुरू होती है अफ्रीका की गुफाओं से, पहुंचती है ब्रिटेन के बड़े बड़े पत्थरों तक, और फिर भारत के ऋषियों की उन कैलकुलेशंस तक जो आज के सुपर कंप्यूटर्स को भी हैरान कर देती हैं। क्या टाइम को कंट्रोल करना सिर्फ एक ज़रूरत थी, या फिर ये सत्ता और धर्म का सबसे बड़ा हथियार था? आज हम इसे हज़ारों साल पुराने रहस्य की लेयर्स को खोलते हुए जानेंगे। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हिस्ट्री की बुक्स में अक्सर हम पढ़ते हैं कि सभ्यता शुरू होती है खेती की शुरुआत से, लेकिन कभी आपने सोचा है कि खेती कैसे शुरू होगी अगर यही ना पता हो कि बीज को कब बोना है? माने अगर आपके पास मौसम की नॉलेज नहीं है तो कैसे तय करोगे कि परफेक्ट टाइम क्या है खेती का? अगर आपने मॉनसून से पहले वो बीज बो दिया तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी, अगर आपने देर कर दी तो फसल सूख जाएगी। इसीलिए टाइम को कैलकुलेट करना कोई लग्जरी नहीं थी, बल्कि ये सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और इंसान की हिस्ट्री में टाइम को नापने की पहली कोशिश देखने को मिलती है आज से 20,000 साल पहले, जब एक गुफा में एक हड्डी पर तारीख के सबूत मिले। आज जहां डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहां पर किसी इंसान ने एक बबून की एक हड्डी उठाई और उस पर निशान बनाने शुरू किए। यह हड्डी आज इशांगो बोन के नाम से जानी जाती है और दुनिया के सबसे पुराने मैथमेटिकल आर्टिफैक्ट्स में से एक मानी जाती है। इस हड्डी में 3 पिलर्स में सिस्टमैटिक ढंग से 168 खांचे बनाए गए हैं। पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता था जैसे कि ये कोई आर्टिफैक्ट डिज़ाइन है, लेकिन 1970 के दशक की एक डिस्कवरी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर मार्शैक ने इस हड्डी का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया और जो पाया वो चौंकाने वाला था। इन निशानों के 3 कॉलम्स चांद के 29.5 दिन के साइकिल से मैच करते थे। मार्शैक का कहना था कि शायद ये एक 6 मंथ लूनर कैलेंडर था, शायद शिकार के मौसम को ट्रैक करने के लिए या फिर किसी बायोलॉजिकल साइकिल को समझने के लिए। अब यहाँ पहला सवाल उठता है, क्या एक हंटर गैदरर यानी शिकार करने और कंदमूल फल इकट्ठा करने वाली सोसाइटी को वाकई कैलेंडर की ज़रूरत थी? कुछ स्कॉलर्स इसे सिर्फ टैली मार्क मानते हैं, माने कि रैंडम काउंटिंग मानते हैं, लेकिन मार्शैक और उनके बाद के रिसर्चर्स आर्ग्यू करते हैं कि ये पैटर्न बहुत सिस्टमेटिक है, ये कोइंसिडेंटल नहीं है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि वक्त को ट्रैक करने की ज़रूरत इंसान को तब से थी जब वो किसी सिविलाइजेशन का भी हिस्सा नहीं था। ना कोई शहर होता था, ना कोई राजा होता था। ये बबून की सिर्फ हड्डी नहीं थी, ये पहली बार था जब किसी इंसान ने आसमान के साथ एक साइलेंट कन्वर्सेशन शुरू की थी। फिर जैसे टाइम बीतता गया, इंसान हड्डियों से निकलकर पत्थरों तक पहुंचा। चलते चलते एक ऐसा पत्थरों का मॉन्यूमेंट मिला जिसको लेकर आज भी डिबेट्स चलती हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टोनहेंज की। इंग्लैंड के विल्टशायर शहर में खड़े ये बड़े बड़े पत्थर हज़ारों सालों से चुपचाप खड़े हैं। सालों तक ये माना गया कि ये सिर्फ एक कब्रिस्तान या फिर कोई रिलीजियस प्लेस था, लेकिन साल 2022 के बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर टिमोथी डार्विन ने एंटीक्विटी जर्नल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इस पेपर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। डार्विन ने दावा किया कि स्टोनहेंज दरअसल एक परपिचुअल सोलर कैलेंडर था। डार्विन अपनी थ्योरी देते हैं कि स्टोनहेंज के बाहरी घेरे में जो 30 पत्थर हैं, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, वो महीने के 30 दिनों को दिखाते थे।
इन पत्थरों के बीच का गैप 10-10 दिनों के हफ्तों को बताता है। बीच में रखे 5 बड़े पत्थर उन एक्स्ट्रा 5 दिनों के लिए थे जो 360 दिन के साल को 365 दिन तक पहुंचाते थे। उनका मानना था कि लीप ईयर भी शायद काउंट किया जाता था और इसके लिए भी अलग से पत्थर रखे गए थे। अब अगर ये सब सच है तो सवाल उठता है कि क्या नियोलिथिक पीरियड के उन किसानों के पास टाइम की वो अंडरस्टैंडिंग थी जिसे हम आज मॉडर्न मानते हैं? क्या यह सब कुछ करना इतना आसान था? दोस्तों, इतिहास कभी एक तरफा नहीं होता। 2023 में ही मैथमेटिशियन गोइलो मगली और एस्ट्रोनॉमर जुआन एंटोनियो बेलमोंटे ने इसी एंटिक्विटी जर्नल में डार्विन की थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने आर्गुमेंट किया कि डार्विन सिर्फ अपनी मर्जी के हिसाब से नंबर को जोड़ घटा रहे हैं और पत्थर की प्लेसमेंट इतनी भी सटीक नहीं है कि उसे कैलेंडर कह दिया जाए। वो कहते हैं कि स्टोनहेंज पूर्वजों की याद में बना एक स्मारक था, ना कि कोई कैलकुलेटर। ये पूरी कहानी के बाद सवाल यही रहता है कि क्या स्टोनहेंज टाइम को पकड़ने की एक कोशिश थी या ये हमारी आज की इमेजिनेशन है जो उन बेजान पत्थरों में साइंस ढूंढ रही है? और जिस टाइम पर ये सब हो रहा था तब हमारे देश में यानी भारत में क्या हो रहा था? जब वेस्टर्न दुनिया के लोग पत्थरों को गिन रहे थे या टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, तब उसी समय ईस्ट में यानी भारत में टाइम का वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जो आज भी रेलेवेंट है। करीब 1500 ईसा पूर्व के आसपास वेदांग ज्योतिष लिखा गया, जिसका श्रेय ऋषि लगध को दिया जाता है। ये बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम को सुलझाया जिसने सदियों तक रोमन और इजिप्ट के साइंटिस्ट को परेशान किया था। उस दौर में दुनिया के सामने सबसे बड़ी पहेली थी सूरज और चांद की अलग अलग चाल। जहां इजिप्ट और रोम के साइंटिस्ट इस उलझन में थे कि चांद के महीने और सूरज के साल का तालमेल कैसे बिठाया जाए, वहीं इस साइंटिस्ट टैलेंट ने अधिक मास का एक एक्यूरेट सॉल्यूशन निकाला जिसने टाइम के कैलकुलेशन के साथ साथ सीजन्स को भी हमेशा के लिए ऐड कर दिया। यह अपने आप में एक ऐसा कैलेंडर था जिसने एस्ट्रोनॉमी को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन कैलेंडर बनाना अपने आप में ईजी टास्क नहीं था। कहानी सिर्फ बड़े सालों की नहीं होती है जब भी हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, बल्कि टाइम के कैलकुलेशन में वो माइन्यूट कैलकुलेशन भी थी जिसे हम नैनो सेकंड कहते हैं। भारत में इंटेलेक्चुअल्स ने टाइम को त्रुटि और निमेष जैसी यूनिट्स में बांटा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने बहुत बारीक कैलकुलेशंस को भी आसानी से सॉल्व करने का ईजी रास्ता दिया। एग्जाम्पल के लिए जूलियस सीजर को सदियों बाद अपने बिगड़े कैलेंडर के तालमेल को सुधारने के लिए एक साल को भ्रम का साल घोषित करना पड़ा। वहीं भारत में खगोल शास्त्री जल घड़ी नक्षत्र के आधार पर ब्रह्मांड को सटीकता से माप रहे थे। ऋषि लगध की यह विरासत आज भी हमारे पंचांगों में जिंदा है, जो हमें याद दिलाती है कि जब दुनिया गिनती सीखने की कोशिश कर रही थी तब भारत टाइम की गहराई को नाप रहा था। हालांकि ये एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी अगर माना जाए तो इंडिया में जो टाइम को नापने का कॉन्सेप्ट था वो बाकी सब जगहों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी दुनिया में जो हो रहा था वो बिल्कुल भी काम का नहीं था। हर जगह की ग्रोथ अपने अपने टाइम के हिसाब से होती है और इंडिया इस रेस में तो आगे था। ऋषि लगध ने देखा कि चांद का एक महीना करीब 29.5 दिन का होता है और 12 महीनों का साल बनता है 354 दिन। लेकिन वहीं सूरज के साल को देखें तो ये 365 दिन का होता है, यानी हर साल 11 दिन का डिफरेंस आता है। ऋषि लगध ने नोट किया होगा कि अगर आप सिर्फ चांद के हिसाब से चलें तो सिर्फ 10 से 15 साल में आपकी गर्मी की फसल सर्दियों में आने लगेगी। इसके लिए फिर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सोल्यूशन निकाला। ये कॉन्सेप्ट है अधिक मास का, जिसे मलमास भी कहते हैं। उन्होंने तय किया कि हर 32.5 महीने बाद एक असली महीना जोड़ दिया जाएगा। जैसे इस साल यानी साल 2026 में 17 मई से 15 जून तक अधिक मास रहेगा, यानी इस साल ज्येष्ठ का महीना 2 बार आएगा। इससे पहले अधिक मास श्रावण मास में 2023 में आया था। इस दौरान 13 महीने होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को मलमास भी कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। यह सिस्टम इतना एक्यूरेट है कि कभी भी इंडिया में तारीखों को गायब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसा कि बाद में यूरोप में हुआ। इसको अगर आपको समझना है तो डिटेल में आप इस वीडियो पर जाके देख सकते हो। यहाँ पर मैंने प्रॉपर बताया है कि कैसे यूरोप में अलग अलग जगहों पर 10 से 15 दिनों को गायब किया गया था, जस्ट टू एडजस्ट द कैलेंडर, है ना। तो यहाँ पर क्लिक करो और देखो, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। भारत के पंचांग को अगर आप देखो तो इसके 5 पार्ट हैं: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। ये सिर्फ टाइम नहीं बताते थे, ये अर्थ की पोजीशन को ब्रह्मांड के रिलेशन में बताते हैं। कभी आपने सोचा है कि हजारों साल पहले बिना टेलीस्कोप के कैसे पता लगाया होगा कि चंद्रमा की गति हर दिन कितनी बदलती है? इतिहासकार मानते हैं कि भारत की ये लूनी सोलर जो सिस्टम है, ये दुनिया की सबसे पुरानी और कंटिन्यूसली चलने वाली वैज्ञानिक प्रणालियों में से एक है।
इसी टाइम को अगर हम और एक्सपैंड करें तो इसको कैलकुलेट करने की जो कला है उसका सबसे गजब एग्जाम्पल मिलता है उड़ीसा में मौजूद कोणार्क सन टेम्पल से। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसे एक बहुत बड़े रथ के रूप में बनवाया। इस रथ में 24 पहिए हैं, लेकिन ये सिर्फ सजावटी रथ नहीं है। ये पहिया दुनिया की सबसे सटीक सन डायल्स हैं। एक पहिए में 8 बड़ी तीलियां हैं जो दिन के 8 प्रहरों को दिखाती हैं। उनके बीच छोटी तीलियां हैं जो टाइम को और माइन्यूट लेवल पे ले जाती हैं। मतलब अगर आप पहिए के सेंटर पर उंगली रखें तो उसकी परछाई जिस मोती पर पड़ेगी वो आपको मिनट तक का सही टाइम बता देगी। कोणार्क का ये टेम्पल सबूत है इस बात का कि हमारे लिए टाइम सिर्फ एक नंबर नहीं था बल्कि एक दिव्य चक्र था। अब हम अपनी नज़रें घुमाते हैं वेस्ट की तरफ, जहाँ टाइम का इस्तेमाल एम्पायर को बनाने के लिए किया जा रहा था। जी हाँ, रोमन रिपब्लिक के शुरुआती दौर में कैलेंडर एक मजाक बन चुका था। वहाँ के पुजारी या पोंटिफिस अपनी पॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल करके साल को लंबा या छोटा कर देते थे, बिना ये समझे कि इसका रिपरकशन क्या होगा। अगर उनका पसंदीदा लीडर पावर में होता था तो साल बड़ा कर दो, अगर दुश्मन है तो छोटा कर दो। रिजल्ट ये हुआ कि साल 46 ईसा पूर्व तक आते आते कैलेंडर मौसमों से कोसों दूर जा चुका था। गर्मी के फेस्टिवल्स बसंत में मनाए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा केओस का माहौल था, जनता परेशान थी। लेकिन तब एंट्री होती है इस पूरे माहौल में जूलियस सीजर की। सीजर सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो जानते थे कि एक बड़ा एम्पायर बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। इन्होंने अलेक्जेंड्रिया के खगोल शास्त्री सोसिगेंस की हेल्प ली, लेकिन कैलेंडर को इम्प्रूव करने से पहले उसको अपने पुराने पाप धोने थे। इसीलिए 46 बीसी को ईयर ऑफ कंफ्यूजन कहा जाता है। उस साल 445 दिनों का साल था ताकि कैलेंडर वापस पटरी पर आ सके। सोच कर देखो कि कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया था सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर में पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए। सीजर ने फिर जूलियन कैलेंडर पेश किया जिसमें साल के 365 दिन तय किए गए और हर 4 साल में एक लीप डे जोड़ा गया। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चूक हो गई। सोसिगेंस ने सोलर ईयर को 365.25 में काउंट किया, जबकि असल में इसमें 11 मिनट और 4 सेकंड कम होते हैं। अब सुनने में ये बहुत कम टाइम लगता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन टाइम की एक छोटी सी गलती सदियों बाद बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है। इससे हुआ ये कि हर 128 साल में ये कैलेंडर एक दिन पीछे होने लगा। 16वीं शताब्दी तक आते आते जूलियन कैलेंडर असली सोलर टाइम से 10 दिन आगे निकल चुका था। ईस्टर का फेस्टिवल जो बसंत के इक्विनॉक्स से जुड़ा हुआ था वो भी अब गलत तारीखों पर आने लगा। इससे चर्च के सामने एक बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हुई। 1582 में पोप ग्रेगरी द 13 ने इस टेंशन को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया। उन्होंने इंटरग्रेविसिमास नाम का एक आदेश जारी किया। इटली के वैज्ञानिक लुइगी लिलियो और जेसुइट एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टोफर क्लेवियस की बातें मानते हुए उन्होंने 2 बड़े चेंज किए। पहला, लीप ईयर का नया रूल। शताब्दी के साल जैसे 1700, 1800 ये सब तभी लीप ईयर काउंट होंगे जब वो 400 से कटे। लेकिन इसके साथ दूसरा बदलाव सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी था, जिसने उस दौर के लोगों को हिला कर रख दिया। पोप ने ऑर्डर किया कि 4 अक्टूबर 1582 के ठीक अगले दिन को 15 अक्टूबर माना जाएगा, यानी हिस्ट्री के 10 दिन चैप्टर से हमेशा के लिए गायब कर दिए गए। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, लोग सोए 4 तारीख को और जागे 15 को। यूरोप की गलियों में दंगे होने लगे। लोगों को लगा कि चर्च ने उनकी जिंदगी के 10 दिन चोरी कर लिए हैं। कुछ को डर था कि उनकी उम्र कम हो गई है, तो कुछ को टेंशन थी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट और उनकी मजदूरी का क्या होगा। ब्रिटेन जैसे प्रोटेस्टेंट देशों ने सालों तक इस कैथोलिक कैलेंडर को अपनाने से मना कर दिया। उन्होंने 1752 तक इंतजार किया और तब तक उन्हें 11 दिन छोड़ने पड़े। रशिया ने तो 1918 की क्रांति तक इसे नहीं माना। यही वजह है कि रूस की अक्टूबर क्रांति असल में नवंबर में हुई थी। ये सारी बातें दिखाती हैं कि कैलेंडर सिर्फ साइंस नहीं है, ये आइडेंटिटी और रिलीजन का भी मामला है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ग्रेगरी का कैलेंडर वाकई द बेस्ट था, या फिर भारतीय पंचांग जिसने बिना किसी दिन को गायब किए हजारों सालों से खुद को ऑटो करेक्ट किया वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न था। हिस्टोरियंस के बीच ये बड़ी डिबेट है। कुछ मानते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर ने दुनिया को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड दिया जिससे आज के शेयर बाजार और हवाई जहाज चलते हैं। वहीं विज्ञान के इतिहासकार भी ये तर्क देते हैं कि भारत की अधिक मास का सिस्टम कहीं ज़्यादा ऑर्गेनिक था, क्योंकि ये नेचर के साइकिल को नहीं तोड़ रहा था बल्कि उसके साथ साथ चल रहा था। आप किस बात से एग्री करते हो, कमेंट में बताना। फिलहाल हम आज जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ टाइम को नैनो सेकेंड्स में मापा जाता है। एटॉमिक क्लॉक्स इतनी एक्यूरेट है कि वो करोड़ों सालों में 1 सेकेंड भी इधर उधर नहीं होती। लेकिन क्या हमने इस एक्यूरेसी के बदले कुछ खो दिया है? हमारे पूर्वज जब पत्थरों और हड्डियों पर टाइम को कैलकुलेट करते थे तो वो ब्रह्मांड के साथ एक जुड़ाव महसूस करते थे।
उनके लिए साल सिर्फ ऑफिस जाने का वक्त नहीं था, बल्कि वो बीजों के अंकुरित होने, नदियों के उफान और तारों के टूटने का म्यूजिक था। आज भी दुनिया की एक बड़ी आबादी दोहरे टाइम में जीती है। हम ऑफिस ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जाते हैं, लेकिन अपनी शादियाँ, अपने त्यौहार, खेती के मुहूर्त आज भी उसी प्राचीन लूनी सोलर पंचांग से देखते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हज़ारों साल पुरानी वो मेहनत बेकार नहीं गई। आखिर में मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अतीत के उन गुमनाम खगोल शास्त्रियों, पत्थर तराशने वाले मजदूरों और गणितज्ञों को याद रखिएगा, जिन्होंने इंच भर भी योगदान दिया है टाइम को डेवलप करने में। क्योंकि आप आज जो तारीख देख रहे हैं वो उनकी हज़ारों सालों की तपस्या का नतीजा है। टाइम फ्लो करता है और हम उसमें महज तैरने वाले कुछ मुसाफिर हैं, लेकिन इन मुसाफिरों ने ही टाइम को नाम दिया, उसे महीनों में बांटा और उसे हिस्ट्री बनाया। अगली बार जब अपनी घड़ी देखिएगा तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ टाइम नहीं देख रहे हैं, आप पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्ट्रगल और उसकी सबसे बड़ी जीत को देख रहे हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं उसका कहीं से भी इरादा नहीं था ये बताने का कि ये सिविलाइजेशन कमतर है, ये सिविलाइजेशन बहुत अच्छी है। क्योंकि होता यह है कि जब आप कंपेयर करते हो तब आप उस स्ट्रगल को भूल जाते हो जो स्ट्रगल अपनी अपनी सभ्यताओं में लोगों ने देखा। तो ये मत सोचिए कि हम बेस्ट है, ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया के इतिहास में सभ्यताएं अपने अपने हिसाब से ग्रो करती हैं। हम इस बात पर जब गर्व कर रहे होते हैं कि हमारा कैलेंडर बेस्ट है, तो हम कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल को पीछे छोड़ रहे होते हैं जो उन लोगों ने देखा जब दुनिया भर की चीज़ें चल रही थी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।